हेलो एवरीवन, ध्यान देना। बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट बता रहा हूं सर, और ये वीडियो एंड तक सुने। बहुत काम किए, मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जो स्टूडेंट की मिस्टेक्स है, तो एंड तक सुनना, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। और आज के बाद टोटल इनकम में तो दिक्कत नहीं है, ये गारंटीड है। तो आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है और एंड तक सुननी है, भागना नहीं है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब इतने स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज है कि सर टोटल इनकम के क्वेश्चंस, इनकम टैक्स में दिक्कत आ रही है, नहीं बनते क्वेश्चंस, क्या क्यों फंस रहे हैं सर। जनवरी का क्वेश्चन जो टोटल इनकम का आया, स्टूडेंट को टफ लगा, कुछ स्टूडेंट से बना भी, और बहुत सारे स्टूडेंट फंस गए। अब दिक्कत ये, करे तो करे क्या सर, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए कि टोटल इनकम के क्वेश्चंस भी बने। चलो सर, पूरा आंसर ना हो पाए, टैक्स लायबिलिटी ना निकल पाए, अरे 15 में से 10 तो बने सर, कुछ तो बने मार्क्स। तो मैं आपको टेक्निक और तरीके बताता हूं, अगर आप इसे फॉलो करते हो, मैं चैलेंज कर सकता हूं आपका डेफिनेटली टोटल इनकम का क्वेश्चन बनेगा। मैं चैलेंज कर सकता हूं आप आराम, मैं ये नहीं बोल सकता कि हो सकता है एक आध आप ट्रांजेक्शन में गलती कर दो तो शायद आंसर टेली ना हो, शायद इधर उधर मिस्टेक कर दो आप, तो अदरवाइज एक अलग ही मास्टरी लेवल पे आप तैयार होगे सर, मास्टरी लेवल पे। तो एंड तक सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने ना आप लोगों के लिए पॉइंट्स नोट डाउन किए सर, कि सर अगर कोई स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट, चाहे मैं भी एक स्टूडेंट होता, तो अगर मैं टोटल इनकम का क्वेश्चन बनाने बैठता तो ये कुछ मिस्टेक्स है, ठीक है, ये कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो बहुत कॉमन है, जो हर स्टूडेंट के पेपर्स में मैंने देखा है सर। सर ये आप कैसे देखे हो? अरे भाई, स्टूडेंट आरटीआई से कॉपी मंगाते हैं भाई, वही देखा हूं मैं अपने मन से कहां से लाऊंगा भाई, मैं तो बन गया सीए। तो मिस्टेक्स कहाँ आ रही है स्टूडेंट की, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना, नोट डाउन किया हूं, और मैं ये आपको शीट शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहली चीज सर सबसे पहला है फॉर्मेट। ओ भाई साहब, इसकी तो बैंड बजा के रख दियो आप लोग। सर कैसे? एक तो टोटल इनकम का क्वेश्चन 90% ऑफ द स्टूडेंट लास्ट में करते हैं, फाइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लास्ट में करो। अरे लास्ट में करने के साथ आपका फॉर्मेट कहा जाता है? सर फॉर्मेट मतलब लाइन वाइन ड्रॉ करना? अरे नहीं रे भाई, फॉर्मेट डजंट मीन लाइन ड्रॉ करना। फॉर्मेट मींस कि सर आपको स्टार्ट में लिखना चाहिए सर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कुछ नहीं लिखते हो, एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर दिस पर्सन फॉर द असेसमेंट ईयर अंडर नॉर्मल प्रोविजन, कुछ लिखते ही नहीं हो। फिर बोलते हो सर जो चेकर है वो पागल है, सर हम इतना तो लिख के आए थे, 15 में से 2 दिया, 3 दिया, 5 दिया। अरे कैसे देगा, एक स्टार्ट ही चीज का सही नहीं है तो मार्क्स कैसे देगा? तो मेरे से एक स्टूडेंट पूछा, सर एक बात बताओ, जो 4-5 हेड मिला के क्वेश्चन बनते हैं सर, हर एक प्रॉपर हेड सीक्वेंस में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अरे मेरे भाई, सीक्वेंस में कैसे होगा? नहीं होता, नहीं भी होगा सीक्वेंस में तो भी मार्क्स मिलेगा, और अच्छे मार्क्स मिलेंगे यार। सीक्वेंस वो नहीं, पर फॉर्मेट तो सही रखो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका पहले सैलरी फिर आईएचपी फिर पीजीपी, ऐसा नहीं है सर। आप पीजीपी से भी स्टार्ट करो, बाद में सैलरी आईएचपी भी करोगे तो भी मार्क्स देंगे, वो नहीं काटते। इसीलिए मैंने सोचा है इस वीडियो में एक क्वेश्चन मैं आपके लिए अटैच करता हूं, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए अटैच करूंगा जिसमें आप मेरे साथ बैठ के सीखोगे कि वो टोटल इनकम का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, एंड सभी सीखेंगे, ठीक है। देखना, आपको नहीं बनाना मत बनाओ, ठीक है। मैंने वो क्वेश्चन आरटीपी में सॉल्व कराया, आप मत करना, आपको नहीं करना होगा, बट देखना सर कैसे करते जा रहे, सर किस तरीके से पढ़ रहे, सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग। ये एक अलग क्वेश्चन है सर, कि पहला पीजीपी, सॉरी पहला हम आईएचपी डाल दें तो गड़बड़ हो जाएगा सर, बाद में सैलरी डालेंगे तो गड़बड़। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तू पहला पीजीपी हेड भी दिखाएगा तो भी चलेगा, पर मेरे भाई हेडिंग तो डाल। अरे मैं इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स देखता हूं लोगों की, हेडिंग ही नहीं डाले। आप आईसीआई को बोलते हो खुद समझ ले बे साले, तेरे को समझ नहीं आता है एचपी की पीजीपी? अरे मेरे भाई, भाई साहब, एक बहुत अच्छी कहावत है और एक बहुत अच्छी बात है सर, आप जितनी मेहनत कम करवाओगे चेकर से, उतने आपके मार्क्स ज्यादा। आपने जितनी मेहनत करवाई चेकर से, उतने आपके मार्क्स कम। ये मुझसे स्टैम्प पेपर में लिखवा लो। आप मुझसे मेहनत करवाओ, मैं मार्क्स कम कर दूंगा। आप मेरे से मेहनत मत करवाओ, मैं आपको मार्क्स अच्छे दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला वर्किंग नोट, ये चीज का तो बहुत सारे क्वेश्चन। पहला एक स्टूडेंट का क्वेश्चन, मैसेज बहुत सारे। पहला, कितने वर्किंग नोट दे, देना जरूरी है?
सर वर्किंग नोट देते देते ही पेपर छूट जाता है। सर टोटल इनकम में तो इतने वर्किंग नोट होते समझ ही नहीं आता कहाँ दे कहाँ नहीं दे। ये बेसिक क्वेश्चन, ये मेरे नहीं है, स्टूडेंट के। पहला एक एक करके आंसर। वर्किंग नोट देना जरूरी? हाँ। नहीं देंगे चलेगा? 0, 5 मार्क्स। मैं आपको बता रहा हूं सर, अगर कोई स्टूडेंट टोटल इनकम सब सही बना ले, सब कुछ करके आ जाए, 15 मार्क्स का क्वेश्चन, वर्किंग नोट्स नहीं है, मैक्स टू मैक्स इंस्टीट्यूट 5 to 7 देगी, नहीं देगी वर्किंग नोट्स नहीं है तो, पहली चीज। दूसरा, सर वर्किंग नोट्स कहां पर दे? ये भी एक क्वेश्चन है स्टूडेंट का। वर्किंग नोट्स आपका सर जो आप प्रोविजन लिखते हो वहीं पर वर्किंग नोट्स दे सकते हो, या फिर एंड में जाके भी वर्किंग नोट दे सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। वर्किंग नोट्स में सेक्शंस लिखना सही है, जरूरी है सर। अगर आपको याद हो तो बढ़िया है, नहीं याद हो तो मेरे भाई साहब प्लीज गलत सेक्शन तो मत लिखो। ए भाई ये कैसे करते हो? ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट सही है, सब कुछ सही है, गलत सेक्शन है। अरे लिख दो ना एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नहीं लिखो सर, गलत सेक्शन ना लिखो। वेरी वेरी डेंजरस चीज, बहुत डेंजरस है सर। मेरे को तो गलत सेक्शन भारी पड़ती है भाई, काट देते सीधा। तो वर्किंग नोट लिखना है, कितने लिखना है? मैं एक स्टूडेंट को बोलता हूं दिस इज योर स्मार्टनेस। यहां पर इंस्टीट्यूट एक स्टूडेंट का स्मार्टनेस चेक करती है कि भैया कितना टाइम है मेरे पास, टाइम के बेसिस में वर्किंग नोट लिखूंगा। पता चलो वर्किंग नोट लिखते लिखते 3 ही ट्रांजेक्शन लिख पाया, क्या मतलब? उतने ही वर्किंग नोट लिखूंगा जितने मैं क्वेश्चंस को कवर अप करके ज्यादा से ज्यादा अटेंड कर पाऊं। तो वर्किंग नोट लिखो। फिर इतना भी एक्सेस ना लिखने जाओ कि वर्किंग नोट के कारण क्वेश्चन ही पूरा छूट जाए ना। ये दिस इज योर स्मार्टनेस। जितना लग रहा है लिखो, जहां लग रहा है कि बहुत छोटी चीज है नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, मत लिखो। चेक यूजिंग शॉर्ट फॉर्म। ओ भाई आप मेरे को एक बात बताओ, मैं पेपर देखा है स्टूडेंट के, कैसे लिख रहे पता है? सर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। ओहो, आप क्या ये उम्मीद कर रहे हो जो बंदा चेक कर रहा है वो फ्रॉम का एफ समझ जाए, पूरे शॉर्ट फॉर्म सब समझ जाए? कसम खा लो, कसम खा लो। क्वेश्चन में जैसा सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस को चेंज नहीं करोगे। नहीं करोगे मतलब नहीं करोगे, चाहे आप हो चाहे दुनिया का कोई भी स्टूडेंट हो। मैंने जो क्वेश्चन कराया है उसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किए क्योंकि मुझे आपको सिखाना था, ट्रांजेक्शन्स के ट्रीटमेंट सिखाने थे। आप जब एग्जाम में सॉल्व करते हैं पूरा लिख के करेंगे, नो शॉर्ट फॉर्म्स, अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। ओपन बता रहा हूं, अलाउड ही नहीं है। हेडिंग वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया, हेडिंग्स तो लिखना पड़ेगा, गलत सेक्शंस लिखने की कोशिश नहीं करना। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है। अब एक क्वेश्चन आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे सर, तो आपको समझ आएगा कि सर हम किस तरीके से हैंडल करते हैं टोटल इनकम के क्वेश्चन को। सर एक स्टूडेंट बोला सर एक क्वेश्चन से क्या मजा आता है, और क्वेश्चंस करना है? सर मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन टोटल इनकम के ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना चाह रहा हूं, ये 15 क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए अपलोड किए 3 वीडियो में, 2-2 घंटे की वीडियो अप्रोक्स, आप करो। मैंने बैठ के लिखवा के कराया है, ऐसा नहीं है हवा में चल रही कहानी, लिखवा के कराया है। आप ये 15 क्वेश्चंस करो। सर कहां पर मिलेगा सर? सर प्लेलिस्ट है सर, प्लेलिस्ट। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है सर टेक्स, अरे यार टेक्स क्रैकडाउन। ठीक है, मैं आपको एक बार प्लेलिस्ट भी दिखा देता हूं इफ पॉसिबल। तो ये हो गया कंटेंट, ये हो गई प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये देखिए सर टेक्स क्रैकडाउन सीरीज। यहाँ पर जाएंगे वीडियोस में, तो वीडियोस में आपको आराम से देखो सर, आराम से। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखना है सर, ये देखिए 1 2 3 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चंस की वीडियो डाली हुई है सर, आप आराम से देख सकते हैं। क्लियर है, बैठा है दिमाग में? आओ नेक्स्ट देखे, आगे समझे। ठीक, यहां से आप 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। एक स्टूडेंट चाहता है नहीं सर स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, कॉन्फिडेंस चाहिए। सर मैंने आपको अपना इनकम टैक्स का कंपाइलर क्वेश्चन बैंक, मैंने आपको अपना क्वेश्चन बैंक शेयर कर दिया है सर। आप मेरे क्वेश्चन बैंक से सर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप सब जगह मिल जाएगा सर, और ड्राइव में भी मैंने डाल दिया है। आप उस क्वेश्चन बैंक से करिए, उसमें 48 क्वेश्चन है, पूरे 48 क्वेश्चन है, आप वहां से प्रैक्टिस करिए।
स्टिल लग रहा है कि नहीं सर खुद से करने में वो इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, वो मजा नहीं आ रहा है, साथ बैठ के आपके सॉल्व करना है, सर आइए सर मेरे प्रैक्टिस बैच में आइए, अपन साथ बैठ के सॉल्व करते हैं। डेफिनेटली 100% क्लैरिटी होगी, कनेक्टिविटी सीखोगे, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कुछ लगे तो ये मेरा नंबर है, बट एक क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करना चाहिए, वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। अभी मैं एक क्वेश्चन इसके साथ अटैच कर देता हूं ताकि आप जरूर देखें उस क्वेश्चन को और आप समझे कि कैसे करना है सर। ठीक है, आई होप मेरी ये बात समझ आई होगी। लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू। चलो क्वेश्चन 10th में सबसे पहले नीचे आके पढ़ो हमसे चाहता क्या है। देखो लिखा है सर, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर यूवन फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एंड ऑप्शनल टैक्स रेजिम। भाई साहब, ओ भाई साहब, सर दोनों से मेहनत करना है। ठीक है, द टर्नओवर ऑफ द बिजनेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज 2.5 करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर 25-26 इज 3 करोड़। सर ये मुझे क्यों बता रहा है? माइट बी पॉसिबल, मैं जब इसको पढ़ता हूँ टर्नओवर तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज जो आती है वो है टीडीएस। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में टीडीएस की बात होगी। अब वो ऊपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा सर क्या कहानी है सर। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ एंड आई पर्सनली थिंक ये तरीका बहुत वर्क करता है। अब इतने बड़े क्वेश्चन को दो तरीके हैं सॉल्व करने का। एक, पूरा आराम से पढ़ लो, ट्रीटमेंट समझ लो और फिर लिख के करना चालू करो। ठीक, जो कि एग्जाम के लिए इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच टाइम इन एग्जाम। दूसरा तरीका ये है, पढ़ते जाओ ट्रीटमेंट करते जाओ क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना ही समय है। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट, पढ़ते हैं और ट्रीटमेंट करते जाते हैं। तो हमसे पहले पहले तो पेज ऐड कर लो सर। इसको क्या, ये ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 10th और अरे यार क्वेश्चन 10th और यहाँ सब लिखेंगे सर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर यूवन फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर, पहले नॉर्मल प्रोविजन चलेंगे अपन। ठीक है, फिर 115 बीएसी भी चल लेंगे सर। छोटा कर दिया। आई होप सब स्टूडेंट लिख के कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आप ओरली कर रहे हैं तो दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं सर। ये क्वेश्चंस ओरल करने के नहीं होते, इन्हें लिख के करना चाहिए। आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, मज़ा भी आएगा और आप सीखेंगे सर। कई सारी चीज़ें सीखते हैं हम जब तक लिखते नहीं है ना तब तक हम सीखते नहीं है। ये कैसे हो गया? वो क्या हो गया? अरे यार बाजू से क्यों जाती है? चलो ठीक, चलो स्टार्ट करूँ मैं? ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ लिख लेते हैं रुपए और यहाँ भी रुपए। पढ़ते जाएंगे ट्रीटमेंट करते जाएंगे, प्लीज ध्यान देना। एंड आप ये स्टार्टिंग लाइन सब स्टूडेंट लिखें सर। ठीक है, मिस्टर यूवन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, बंदा रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एज 45 ईयर्स है। सर एज काम की है? डेफिनेटली काम की है सर। क्यों? सर टैक्स निकालना है। इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग, सर मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। मतलब माइट बी पॉसिबल सर अगर इन क्वेश्चन में अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात होगी तो वो नॉर्मल प्रोविजन में मिल जाएगा। ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस एज अ प्रोपराइटर, ही फॉलोज मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूवल बेसिस में चलता है सर। ठीक है, द नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स आर 20,000 सर। तो चलो सबसे पहली इनकम जो हमें दिखी पीजीबीपी, इसमें सबसे पहले लिखो नेट प्रॉफिट सर। कितना दिया हुआ है सर? 20 लाख सर। ठीक है, इसमें लिखो एड एंड लेस,
क्योंकि नेट प्रॉफिट में कुछ चीज़ें ऐड होगी, कुछ चीज़ें लेस होगी। अब वो हम पढ़ें, अरे यार, वो अब हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ते पढ़ते पता चलेगी सर। ठीक है, चलो नीचे पढ़ते हैं सर, क्या दिया हुआ है सर। सबसे पहला देखो, 25,000 पेड टू क्रेडिटर फॉर गुड्स इन कैश। नहीं ना सर, आप एक्सपेंडिचर कैश में नहीं कर सकते। सेक्शन 48(3) बोला था सर कि 10,000 से ज्यादा कैश में नहीं कर सकते। आप तो 25,000 कैश में किए हैं सर। ऐड कर लीजिए पहला पेमेंट टू क्रेडिटर सर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। मेरा मेन पर्पस आपको सिखाना है। लिख तो आप आराम से खुद भी सकते हैं सर, तो यहां पर वर्किंग नोट डाल के आएंगे। ठीक है, एज पर सेक्शन 40(a)(3) 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट अलाउड नहीं है। जिसको सेक्शन याद ना हो ऐसे लिख के आना, एज पर द प्रोविजन कुछ तो लिख के आना। बिना वर्किंग नोट के मार्क्स कैसे लाओगे। अगला, ग्रॉस इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। सर इंटरेस्ट मिला सर, ये आईओएस की इनकम है सर, इसको पीजीबीपी से हटा दो, आईओएस में डाल दो। अच्छा, अभी मैं देखो कैसे सोचता हूं सर, सेविंग का इंटरेस्ट है, एक तो पीजीबीपी से हटाया, आईओएस में डाला। उसके बाद सर मेरे दिमाग में ना सर 80TTA भी आता है। क्यों सर, इसकी एज बिलो 60 है और सेविंग का जो इंटरेस्ट है वो हमें 80TTA में डिडक्शन मिल जाता है, और हम अभी चल रहे हैं नॉर्मल प्रोविजन से, तो 3 जगह इसका ट्रीटमेंट अपन करेंगे। चलो इसको सबसे पहले पीजीपी से हटाओ सर। पहला, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक कितना है सर, 15,000। इसको यहां से हटाया, थोड़ा गैप देके सर आईयूएस में इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक सर 15,000 सर, ये मैंने आईयूएस में इनकम डाली। थोड़ा और गैप देके डिडक्शन, डिडक्शन में सर, अरे यार ये क्या हो गया, डिडक्शन में सर 80TTA सर, सर कितना मिलेगा सर, 10,000 मैक्सिमम मिलता है सर। ठीक है, ऐसे कोई भी एक पॉइंट पढ़ो, जितनी जगह उसके ट्रीटमेंट आ रहे वो सब जगह करते जाओ। अब दो टाइप के स्टूडेंट, एक स्मार्ट स्टूडेंट ये बोलता है सर मैं क्या करता हूँ, इसके बाजू में स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे को ध्यान रहेगा कि सर 115 BAC में ये नहीं मिलता है सर, क्योंकि डिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, क्लियर हुआ। इससे ना 115 BAC वाला भी जो पार्ट है वो भी आराम से हो जाता है सर। ठीक है, ताकि बाद में जब अपन 115 BAC के हिसाब से निकालेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। ठीक, अगला, कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये नॉर्मल प्रोविजन में मिल जाता है सर, 115 BAC में ये भी नहीं मिलता है सर, तो इसको 115 BAC में अपन ऐड कर लेंगे। ठीक है, याद है ना सर, सेक्शन 35 की कहानी है सर। ठीक, he paid job charges for the valuation for the value addition on the fabrics 1,10,000 without deduction of tax to job worker by an account pay check। सर हमने पेमेंट किया, हमें टीडीएस काटना चाहिए था सर, टीडीएस काटना भूल गए सर, सेक्शन 40 पिक्चर में आ गया और सेक्शन 40 ने बोला कि अगर आपने किसी को पेमेंट किया और पेमेंट करते टाइम टीडीएस नहीं काटा और सामने वाला रेसिडेंट है तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा खर्चा। तो सर यहाँ पर कितना खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा सर, 1,10,000 का 30% कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 33,000, इतना डिसअलाउ हो जाएगा सर। क्लियर। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर एक बात बताओ, आपको कैसे पता ये रेसिडेंट है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में कभी कुछ ना बताए कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, हम हमेशा रेसिडेंट एज्यूम करते हैं। नॉन रेसिडेंट रहेगा तो वो एकदम स्पेसिफिक बता देगा कि ये नॉन रेसिडेंट है, यहाँ नहीं बताया है इसीलिए हम क्या मानेंगे, रेसिडेंट। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं सर। ऐड में दूसरा मिल गया सर। अरे यार ऐसा क्यों हो जाता है, इतना अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूं मैं, या तो मैं फास्ट हो जाता हूं। जॉब चार्जेस 33,000 डिसअलाउड, किसके हिसाब से सर, सेक्शन 40 के हिसाब से।
ये सेक्शन 48(3) के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल डेप्रिसिएशन और 4,50,000 एज पर इनकम टैक्स रूल 1962। परफेक्ट, हमें तो डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से ही मिलता है। इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन 15 लाख बीइंग द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी परचेज्ड एंड पुट टू यूज ऑन 1/9/2025। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सर हमने ना 15 लाख की नई प्लांट एंड मशीन खरीदी, उस नई प्लांट एंड मशीन में हमने नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाया। पर सर ये जो नई प्लांट एंड मशीन है, हमारा तो मैन्युफैक्चरिंग का काम है सर, टेक्सटाइल का, इसीलिए सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में टिक कराया था ना, मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो सर हमें इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन भी तो 20% मिलना चाहिए सर। वो एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% नहीं लिया है हमने, जबकि हमें मिलेगा, तो हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। अब पुट टू यूज कब किया मैंने इसको? सितंबर में पुट टू यूज किया, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, फेब, मार्च, कितने मंथ हो गए सर? 7 मंथ। 7 × 30 करोगे तो कितना हो जाएगा? 210 डेज, मतलब 180 डेज से ज्यादा पुट टू यूज है। तो सर जो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन लोगे वो पूरा 20% लोगे। दिमाग में बैठी बात? क्लियर हुआ? क्रिस्टल क्लियर? ठीक है। पर इसमें देखो नीचे एक और पॉइंट है इससे रिलेटेड, देखो, subsidy of 20% on the new plant and machine under technology upgradation fund scheme from the central government which was credited to the PL account। आपने क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया सब्सिडी को, सब्सिडी को आपने इनकम दिखा दी है। सर हम ना सेक्शन 43(1) पढ़ के आए और उसमें हम कंप्यूटेशन करते हैं सर, कोई भी एसेट की वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं। जब एसेट के एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं तो जो भी गवर्नमेंट से हमें सब्सिडी मिलती है उसको वैल्यू में से माइनस करते हैं। तो ये जो 15 लाख की हमने न्यू प्लांट एंड मशीन खरीदी थी, उसका 20% हमें सब्सिडी मिला, पर हमने तो सब्सिडी माइनस करना भूल गया सर, गलती थी हमारी। तो सर 2-3 ट्रीटमेंट्स होंगे सर इसमें। अब इसमें जो 2-3 ट्रीटमेंट होंगे वो आपको आराम से करना होगा, हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ मत करना, धीरे धीरे करते हैं, एक एक चीज करते हैं सर। पहले तो आप ये समझो कि आपने 15 लाख पे 15% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, किया ना सर? लिखा है ना नॉर्मल डेप्रिसिएशन। बट सर 15 लाख पे डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए था सर, 3 लाख तो सब्सिडी है सर, 20% सब्सिडी, तो सर आपका डेप्रिसिएशन 12 लाख पे होना चाहिए था। तो आपने 15 लाख पे 15% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, जबकि 12 लाख पे होना चाहिए था। तो मतलब ये जो 3 लाख सब्सिडी वाला है, इसमें जो आपने 15% नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है 45,000, दैट इज 45,000 का जो आपने सब्सिडी वाली अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है, ये डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। आप इसे क्या कर दीजिए? वापस ऐड कर दीजिए। समझ आया क्या बोला? सर आपने 15 लाख पे डेप्रिसिएशन ले लिया, आपको डेप्रिसिएशन लेना चाहिए था 12 लाख पे, आपने सब्सिडी वाली अमाउंट पे डेप्रिसिएशन ले लिया। तो सब्सिडी वाली अमाउंट पे जो आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, आप उसे वापस ऐड करिए, क्योंकि वो आपको अलाउ नहीं होगा। एक एक करके करें, चलो। तो पहले तीसरा पॉइंट लिखते हैं सर, डेप्रिसिएशन ऑन 3 लाख, सब्सिडी वाली अमाउंट सर, तो 3 लाख का 15% ये आपने डिप्रिसिएशन लगा दिया है, जो कि नहीं लगाना चाहिए था। ये बात समझ आई सर? ये क्रिस्टल क्लियर हुआ? ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का सबसे औसम पॉइंट है, बेहतरीन पॉइंट है। यही एक पॉइंट है जो मेरे को लगा बवाल है, जिसमें अति में स्टूडेंट गड़बड़ कर सकते हैं सर, बहुत गड़बड़ करेंगे। ये पहला ट्रीटमेंट खत्म हुआ, क्रिस्टल क्लियर? ठीक है। अब ये जो 15 लाख है, ठीक है, इसमें आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा सर। तो सर 15 लाख पे नहीं मिलेगा, 15 लाख माइनस 3 लाख सब्सिडी, 12 लाख, 12 लाख का 20% सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन 2,40,000 सर, ये अपन माइनस करेंगे सर। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 15 माइनस 12, ऐसा 3 है, सॉरी,
सर 15 माइनस 3 इंटू 20% सर। तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे सर। ठीक है, किसी स्टूडेंट को ध्यान रखना हो तो वो ऊपर ये ध्यान रख सकता है, कहाँ गया है, वो ऊपर ये ध्यान रख सकता है कि सर ये जो हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाला है, ये वाला जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ये 115 बीएसी में नहीं मिलता। लिख के रख लो, क्योंकि आगे 115 बीएसी तो निकालना ही है सर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सब्सिडी 3 लाख रुपीस की है सर, आपने इसको पीएल अकाउंट में क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, पर ये आपकी इनकम तो है नहीं सर, एसेट की एक्चुअल कॉस्ट में से रिड्यूस हुई है, तो उसको पीएल अकाउंट से हटा दो सर। तो यहां लिखते हैं सर सब्सिडी सर 3 लाख रुपीज सर। बात समझ आई, पूरे पॉइंट का ट्रीटमेंट समझ आया। सबसे प्यारा लगा मुझे इस क्वेश्चन में, सबसे प्यारा है सर सब्सिडी का ट्रीटमेंट, बिलीव मी, मजा आ गया सर। आगे देखते हैं। अगला दिया हुआ सर, इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड 50,000 towards deposited with Life Insurance Corporation of India for maintenance of her mother aged 70 years dependent upon him and suffering from severe disability। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपने इंश्योरेंस कराया सर, सर किसका कराया, मम्मी का। मम्मी का जो आप इंश्योरेंस कराते हैं उसका LIC ATC में नहीं मिलता। ठीक है, नहीं मिलता। मेरा, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे का मिलता है, मम्मी का नहीं मिलता। पहले तो दिमाग में ये क्लियर करना चाहिए। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। दूसरा, सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिसेबिलिटी है, सीवियर डिसेबिलिटी सर, सर 80DD याद आ रहा है सर, और 80DD में हम कितना क्लेम कर लेते हैं सर, अगर सीवियर हो तो कितना क्लेम करते हैं सर, 1,25,000। याद आई कहानी सर, अगर सीवियर डिसेबिलिटी हो तो कितना क्लेम कर लेते हैं हम, 1,25,000। तो अब अपन इसका दो ट्रीटमेंट करेंगे। 50,000 जो आपने पीएल अकाउंट में डाल के रखा है, इसको ऐड कर लो, इंश्योरेंस एक्सपेंस सर 50,000 था कि 70 था, 50,000, एंड डिडक्शन में लिख लो सर 80DD 1,25,000। क्लियर हुआ ये सबको, बैठा है दिमाग में? ठीक है, आओ नेक्स्ट। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग इट्स एम्प्लॉयज। सर ये जो फैमिली प्लानिंग का खर्चा है ना सर, ये सिर्फ कंपनियों को अलाउड है एज पर सेक्शन 36 सर। सर ये कंपनी थोड़ी क्या, ये तो U1 है ना सर, कंपनी कहाँ से हो गई सर, हमने तो पढ़ा U1 का निकाल रहे हम। तो सर ये जो आपने खर्चा किया ना सर फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर, ये ऐड हो जाएगा सर। ठीक है, तो फिफ्थ जनरल एक्सपेंस में प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग सर, ये आपका ऐड हो जाएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट, on 1st of March 2026 Mr. U1 purchased a raw material for 30,000 from Kana and Company। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 43B अप्लाई होता है स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस पे, नॉट इन मीडियम एंटरप्राइजेस। तो सर मीडियम एंटरप्राइजेस पे 43B एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल और माइक्रो में एप्लीकेबल है। तो उस केस में अगर पेमेंट टाइम पे ना भी हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये खर्चा अलाउ हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 43B एप्लीकेबल नहीं है मीडियम एंटरप्राइजेस में। अच्छे अच्छे पॉइंट है इस क्वेश्चन में, छोटे छोटे हैं बट गलती होने के तो बहुत स्कोप है। बिलीव मी, हमें कुछ नहीं करना है इस पॉइंट का, ठीक है, क्योंकि वो मीडियम एंटरप्राइजेस है। क्लियर, आगे बढ़ूं, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में चले सर। चलो देखो क्या बोलता है। मिस्टर U1 रिपेड हाउसिंग लोन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ 75,000 एंड 80,000 अवेल्ड फॉर द परचेज ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, तो जो प्रिंसिपल रिपेमेंट किया है 75,000, इसको मैं कहाँ ले लूँ,
ATC में ले लेता हूँ सर। 80, अरे यार ATC 75,000, और मैं हाथों हाथ यहाँ पर थोड़ा गैप देके सर IHP की कहानी कर लेता हूँ। IHP में ये तो बोला है लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो मुझे ये गारंटीड है सर यहाँ इंटरेस्ट ज़रूर आएगा। इंटरेस्ट इसने दिया है सर 80,000 का इंटरेस्ट है सर, बाकी तो देखते हैं पढ़ेंगे और आगे समझ आएगा सर। He received a rent of 3,50,000 from the let out property. The municipal tax of 40,000 for this house was paid by him on 30/4/2026. अरे भैया मेरा प्रीवियस ईयर 25-26 था, आपने इस साल तो म्यूनिसिपल टैक्स पे ही नहीं किया, कहाँ पे किया? एक स्टूडेंट बोला सर मैं तो 43B में पढ़ के आया हूँ कि सर ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अगर पे कर दिया जाए तो मिल जाता है। अरे मेरे भाई ये PGBP है, अभी मैं तेरे से IHP की बात कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं तू मुझे? सर म्यूनिसिपल टैक्स पे ही नहीं हुआ सर IHP के हिसाब से, तो इस साल तो मिलेगा नहीं सर, आप अगले साल ले लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। तो रेंट रिसीव्ड में आ जाएगा सर, ठीक है सर मेरा, आप इसे रेंट रिसीव बोल लो, ठीक है, GAV बोल लो, NAV बोल लो सर, सभी मेरा 3,50,000 है सर, ठीक है, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% सर, 3,50,000 इंटू 30% सर 1,05,000 सर, ठीक है, माइनस 80,000 का इंटरेस्ट। अगर मैं चाहूँ मेरे ख्याल से IHP की इनकम शायद अगर और IHP के बारे में नहीं दिया होगा तो 1,65,000 आ जाएगा सर, अगर और IHP के बारे में नहीं दिया होगा तब, अगर कुछ और भी दिया होगा तो नहीं पता, हमें देखना पड़ेगा। देखो अगला, he received 75,000 from premature withdrawal from deposit including interest of 5,000 in the post office deposit eligible for deduction under 80C. तो सर premature withdrawal from deposit including 5,000 interest in the post office time deposit. सर हम ना 80C पढ़ के आए और वहां पर हमने सीखा था सर, हम जो FD में पैसा डालते हैं ना सर, उस पैसे को पहले जो टाइम ड्यूरेशन है 5 years पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, याद है FDR और बैंक्स पोस्ट ऑफिस, उससे पहले प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते सर। अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करोगे तो ये आपकी IOS की इनकम मानी जाती है सर। तो ये जो 75,000 है, ये 75,000 कहाँ जाएगा सर? मेरा IOS की इनकम में जाएगा। जगह छोड़ो कि नहीं सर? प्री मैच्योर विड्रॉल सर 75,000 सर, ये मेरी इनकम मानी जाएगी सर, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। आओ नेक्स्ट, ही सोल्ड अ गोल्ड ब्रेसलेट ऑन 1/5/2025 फॉर 5 लाख, ठीक है, विच वॉज एक्वायर्ड फॉर 40,000। अ डायमंड वॉज एम्बिडेड इनटू द ब्रेसलेट फॉर 50,000। CII दिया हुआ है जो मेरे काम का नहीं है सर। 23 जुलाई 2024 के बाद सर लैंड और बिल्डिंग के अलावा बाकी कोई चीज में हमारे लिए CII कोई काम का नहीं है सर। तो सर 5 लाख माइनस 40 माइनस 50, तो प्रैक्टिकली 4,10,000 आ जाएगी सर कैपिटल गेन की इनकम, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब यहाँ पर मेरे पास शायद जगह की शॉर्टेज है, हाँ है, तो कैसे किया जाए? यहाँ लिख दो कैपिटल गेन, थोड़ा सा हौच पौच होगा बट समझने की कोशिश करना सर। सर यहाँ तक PGP है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएगा सर सेल कंसिडरेशन 5 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर 40,000 माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सर 50,000 सर। तो ये भी मेरा बैलेंस हो जाएगा सर, ये मेरा आ जाएगा 4,10,000। थोड़ा सा हौच पौच हो गया बट काइंडली मैनेज सर, थोड़ा सा हौच पौच हो गया सर, ठीक है। IOS में इनकम 2 ही है,
तो IUS का तो मैं बैलेंस अभी ही कर सकता हूँ सर। ये आ रहा है 90,000 सर, IUS हो गया। ठीक है, अब PGEP में प्लस माइनस करना पड़ेगा सर। चलो करते हैं। 20 लाख प्लस 25 प्लस 33 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 75 माइनस 15,000 माइनस 2,40,000 माइनस 3 लाख। यही है ना कहानी? हाँ ठीक है। तो ये आ रहा है सर मेरा 16,73,000 16,73,000 सर, प्लस 4,10,000 प्लस 90,000 प्लस 1,65,000। ये आ रहा है सर मेरा ग्रॉस टोटल इनकम GTI सर, 233,800। ठीक है, फिर डिडक्शन का टोटल करना पड़ेगा सर। 10,000 प्लस 1,25,000 प्लस 75,000 सर। डिडक्शन का टोटल है सर 2,10,000 सर। तो ये टोटल इनकम सर। ठीक है, तो माइनस 2,10,000 सर। अबे ये क्या हो गया? क्या था? 2,33,800 माइनस 2,10,000 सर, 2,128,000 सर। ठीक है, ये टोटल इनकम। अब टैक्स निकालना है सर। तो सर टैक्स कैसे निकालेंगे सर? वेरी सिंपल सर। 2,128,000 माइनस, पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था कितने का? 4,10,000 सर। इस पे टैक्स लगेगा 12.5% सर। और जो बैलेंस बचेगा 17,18,000 सर, इस पे लगेगा स्लैब। ठीक है, तो चलो स्लैब लगाना मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को आता है। पहले 10 लाख में फिक्स है, बैलेंस पे 30% प्लस 112500। ठीक है, ये आ रहा है, इस पे स्लैब लगा के टैक्स आ रहा है 327900 स्लैब लगा के, है ना। और ये मेमोरी प्लस में डाल दो इसको, मेमोरी प्लस 4,10,000 इंटू 12.5% सर। सर ये आ रहा है 512500 सर। एक मिनट, बराबर तो नहीं है? 4,10,000 इंटू 12.5% सर। ये एक जीरो कम है। ठीक है, ये हो गया मेमोरी प्लस। मेमोरी रिकॉल किया, पेज ऐड कर। मेमोरी रिकॉल करने में आया मेरा, दोनों को ऐड करके 379,150। ठीक है, प्लस 4% भी कर लो सर, प्लस 4% सर। तो मैं सीधा 4% ऐड करके बता रहा हूँ, 316 आ रहा है। आप इसे राउंड फिगर कर लो, 394,320। ये हमारा टैक्स है सर। समझ आया? ये एज पर नॉर्मल प्रोविजन। अब 115 BAC वाला भी कर ले सर। सर 115 BAC के हिसाब से क्या चेंजेस आएंगे सर? पहले तो अपन ना ग्रॉस टोटल इनकम लिख लेते हैं सर। एक स्टूडेंट मुझसे पूछा, सर क्या हमें ग्रॉस टोटल, क्या हमें पूरा 115 BAC के हिसाब से लिखना पड़ेगा? नहीं, मर जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा फिर ये क्वेश्चन तो सर। 2,33,800 सर, यही है ना ग्रॉस टोटल इनकम? हाँ ठीक है। अब इसमें अपन क्या क्या चीजें एडजस्ट करते जाएंगे, आराम से एक एक करके करते हैं सर। सबसे पहला, आओ ऊपर देखे क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉरी, नीचे देखे क्वेश्चन, एक एक चीज याद आते जाएगी सर। ठीक है, सबसे पहला ये साइंटिफिक रिसर्च वाला सर, 1,10,000 ऐड कर लो सर। सर ये साइंटिफिक रिसर्च सर 1,10,000, ये अलाउ नहीं होता है सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट
ये जॉब वर्क वाले से दिक्कत नहीं थी। ये सर एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आपने क्लेम किया है ना सर, ऐड कर लो सर। एडिशनल डेप्रिसिएशन सर कितना क्लेम किया अपन, 2,40,000 सर। ऐड कर लो 2,40,000 सर। ठीक है, इसके अलावा और कुछ और ठीक है ठीक है सर। आईएचपी में इंटरेस्ट अलाउड है ना, लेट आउट है तो पता चला वो भी हटा दिया आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा सर, 2,33,8,000 प्लस 1,10,000 प्लस 2,40,000 सर। ये आ रहा है 26,88,000, 26,88,000। ये हमारी टोटल इनकम आ गई सर। ठीक, अब इसमें टैक्स निकालने की बात है सर। 26,88,000 माइनस, पहले तो 4,10,000 सर। ठीक है, सर माइनस कर लो इसमें 4,10,000 सर। ये आ जाएगा 2,27,8,000 सर, क्योंकि इसमें तो 12.5% अपन निकाल चुके हैं। कितना आ गया, अरे यार ये कैसा हो गया, इसमें अपन 12.5%, पता नहीं ये चल क्यों नहीं रहा है। 12.5%, 51250 ना, ये हम निकाल चुके हैं सर। 51250। बैलेंस जो बचा उस पर हम क्या लगाएंगे सर, स्लैब लगाएंगे। ठीक है, तो स्लैब लगा लेते हैं सर। अब स्लैब कैसे लगाएंगे सर, वेरी सिंपल, याद है सर इसका स्लैब, पहले 4 लाख तक नील। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें सिखाया था कि मेहनत करना पड़ेगा सर, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था 24 लाख पे 3 लाख का टैक्स आता है, ये 24 लाख थोड़ी के सर, थोड़ी मेहनत है सर। पहले 4 लाख पे नील माइनस 4 लाख, अगले 4 लाख पे 5%। ठीक है, माइनस 4 लाख, 1,47,8,000। अगले 4 लाख पे 10%, 10%, 40,000। तो ये आ जाएगा सर -4 लाख। ठीक है, फिर अगले 4 लाख पे 15% सर, 60,000 सर, -4 लाख, 6,78,000। अगले 4 लाख पे 20%, ये आ जाएगा 80,000। तो अगला 2,78,000 पे 25%, 69,500। अब ऐड कर लेते हैं सबको, प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस, नहीं प्लस बाद में कर ले, ये आ रहा है सर 26,95,000 सर। ठीक है, प्लस कर लो 525, क्या था ऊपर कितना था, 51250 था। ठीक है, 51250 प्लस कर लो, प्लस 4% भी कर लो, तो 8। फाइनल टैक्स, फाइनल टैक्स आ रहा है 333,500
80। समझ आया? ये मैंने आपको दोनों प्रोविजन से सॉल्व करके सिखाया सर। आई होप क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छे छोटे छोटे पॉइंट्स थे, बहुत धीरे धीरे मैंने आपको समझाया सर। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना।